संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कराएगी पारित। कांग्रेसियों ने किया सीएम आवास का घेराव, सड़कों पर बैठे कार्यकर्ता। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया नेतृत्व। राजभवन में आयुर्विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पतंजलि के सीईओ हुए शामिल। लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना बताया लक्ष्य। केदारनाथ में प्रशासन के लिखित आश्वासन पर माने तीर्थ पुरोहित और हक हुकूकधारी। अनशन समाप्त, 15 अक्टूबर तक भवन और जमीन मिलने का आश्वासन। प्रदेश में 24 घंटे में डेंगू के 95 नए मामले। दून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में सबसे ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। और सर्दियों के सीजन में नहीं होगा प्रदेश में बिजली का संकट। केंद्र से मिली 1589 मेगावाट बिजली, मामले में आदेश किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से अहम खबर है, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। महिलाओं ने सिर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड, डेंगू, बेरोजगारी के मुद्दों पर सीएम आवास का घेराव किया गया है। महंगाई समेत कई मुद्दों पर भी मुद्दे इसमें शामिल रहे, इनको लेकर ये घेराव किया गया है। महिलाओं ने सर मुंडवाया है, सीएम आवास की तरफ कूच किया है। अंकिता को इंसाफ के लिए महिला कांग्रेस का यह प्रदर्शन सामने आया है। पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन सामने आया है। पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे इस प्रदर्शन में। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। महिलाओं ने सर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया है और अंकिता हत्याकांड, डेंगू, बेरोजगारी के मुद्दों पर सीएम आवास का घेराव किया है। साथ ही महंगाई समेत कई दूसरे मुद्दों पर भी यह प्रदर्शन सामने आया है। महिलाओं ने सर मुंडवाकर सीएम आवास की तरफ कूच किया है। अब बात अगली खबर के। उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की दबंगई थम नहीं रही है। आपको बता दें, पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से अपनी ही विधानसभा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया और अब ऐसी ही दबंगई कांग्रेस के द्वारहाट से विधायक मदन बिष्ट की सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के.एस. मेर को धमकाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की दबंगई थम नहीं रही है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से अपनी ही विधानसभा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया और अब ऐसी ही दबंगई कांग्रेस के द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट के सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वह इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के.एस. मेर को धमकाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। निदेशक की पत्नी के वीडियो बनाने पर नाराजगी जताते हुए सत्ताधारी पार्टी और सीएम के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वायरल वीडियो में नजर आए। यही गांव में नारायण सिंह रावत रहते हैं। क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आए थे तो मैं उनका नाम जानता हूं और उनका नंबर मेरे पास सेव था, क्योंकि इसी गाँव के रहने वाले हैं। तो वो आए थे, उनके नंबर से मेरे पास एक कॉल आया। उसमें उन्होंने कहा कि माननीय विधायक आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, बात करवाइए। तो उसके बाद विधायक जी का कॉल आया। उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसमें, उस ऑडियो क्लिप में बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का। शायद एक माननीय व्यक्ति से शायद उस भाषा का की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। मेरी बेटी भी पास में बैठी हुई पढ़ रही थी और क्योंकि मैं उसमें कुछ बोला भी नहीं, मैंने केवल सुनते रहा। उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया, काट दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद विधायक जी
अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे आवास में आ गए और बाहर से ही उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया गेट के बाहर से। और उसके बाद अंदर आए, अंदर आकर के जिसमें नारायण रावत थे, एक और कोई दीपक कोई थे, और ये 3-4 लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी बुरी गालियां, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियां कभी न तो सुनी थी न कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। देखिए, मैंने पहले भी जब एक विषय ऋषिकेश में घटित हुआ था, मैंने तब भी कहा था जनप्रतिनिधियों को अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, और ख़ास तौर पर कल की जो घटना है, यह घटना बेशर्मी की हद को पार करती है। आखिर कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का भयका वातावरण बना हुआ है, उसके लिए तो क्षमा याचना भी कम है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक अपने उस विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं, जो बौखलाहट है, वो अब ज़मीन पर दिखाई दे रही है। और हमने आज हमारे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा, हमने समय मांगा है, जैसे हमको समय प्राप्त होता है वैधानिक कार्रवाई के लिए हम निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले हैं। वहीं डॉक्टर के.के.एस. मेर की तहरीर पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं विधायक मदन बिष्ट का आरोप है, उन्होंने 6 बार डॉक्टर के.के.एस. मेर को फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वहीं कांग्रेस विधायक की दबंगई सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा जहां कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी जैसे तमाम नेताओं की दबंगई याद दिला रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस विधायक के हंगामा और गाली गलौज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सदन में विधायक विशेषाधिकार हनन पर चिंता जताते हैं और दूसरी तरफ खुलेआम असंसदीय आचरण कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को मेरी विनम्र सलाह है कि आज तो वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं द्वाराहाट के विधायक जी के कृत्य पर। अगर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी और माननीय गणेश जोशी जी के कृत्य पर भी अगर वो ध्यान दे देते, उनकी बड़ी मेहरबानी होती। उनके पुराने विधायक राजकुमार ठकुराल, उनके पुराने विधायक कुंवर चैंपियन, कई नाम हैं जिन्होंने भाजपा को बहुत अच्छी तरह सुशोभित किया है, बहुत अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, फाइटर की भूमिका में भी दिखाई दिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कम से कम इनकी तरफ भी ध्यान दें तो अच्छा रहेगा, प्रदेश जरा आतंक मुक्त तो होगा। रास्ते में मुझे कुछ कर्मचारी लोग मिले, उन्होंने मेस के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में मुझसे पूछा कि डायरेक्टर साहब इसमें क्या करते हैं, आप जरा बात कर लो। तो मेरे पास डायरेक्टर का नंबर भी नहीं था। मेरे साथ मेरे जिला का अध्यक्ष नारायण रावत भी मेरे साथ थे। उन्होंने डायरेक्टर का नंबर अपने ही फोन से मिलाया। अपने फोन से मिलाने के बावजूद उन्होंने कहा लो विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद में इनका फोन, मैंने ये भी कहा और भी रिश्तेदार क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? तो इतनी देर में फोन कट गया। फोन कटा तो फिर मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी अफसर को मिलाता हूं या किसी दूसरे को मिलाता हूं तो मैं अपने फोन से फोन मिलाता हूं, किसी का दूसरे का फोन यूज नहीं करता। तो उस फोन को मैंने किया तो मैंने कम से कम 6 या 7 कॉल करी होंगी, मुझे याद है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो है वो अपना फोन उठाया नहीं। कुल मिलाकर चुनावी साल में विधायक मदन बिष्ट की दबंगई ने अपनी और अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल ये है कि आखिर कब जनप्रतिनिधियों की दबंगई खत्म होगी? आखिर क्यों ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जाती? आखिर क्यों दिन प्रतिदिन राज्य के जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का कूच कर रही है। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षता में ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया।
वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास से पहले ही रोक लिया। आपको बता दें, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षता में ज्योति रौतेला ने सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए अपना सिर मुंडवाया। उन्होंने कहा कि सरकार अंकिता के हत्यारों को बचाना चाहती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल हो चुका है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे ही उनकी ओर से एक श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ ही डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। जब उसमें महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो ये सरकार गूंगी सूरत सरकार हो जा रही है। तो ऐसा क्या करें कि सरकार को जगाया जाए। मुझे लगा कि सरकार तो जागेगी नहीं, धरने से नहीं जागेगी, प्रदर्शन से नहीं जागेगी। कम से कम मैं इनको श्रद्धांजलि दे दूं, इनको ये बता दूं कि ये सरकार मर चुकी है, ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। इनको महिलाओं के रेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको महिलाओं के नग्न अवस्था में घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बाहर किसी बेटी के साथ शोषण से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैंने सरकार को श्रद्धांजलि दी है अपने ये बाल बुलवा के। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरिद्वार से है, जहां डीएमके और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा सनातन पर लगातार किए जा रहे प्रहार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्ण ने सनातन का विरोध करने वाले नेताओं को रावण की संतान बताते हुए इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से मांग की है कि वह सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करने वाले नेताओं की पार्टी को गठबंधन से बाहर करें। वहीं भारत साधु समाज के संतों ने भी सनातन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ऐसे नेताओं पर देशद्रोह के मुकदमे के साथ ही ऐसी पार्टियों को बैन करने की मांग की है। सनातन धर्म के खिलाफ जो भी बोलता है, जो सनातन के खिलाफ है, वो भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन के खिलाफ बोलने वाले ये रावण के वंशज हैं, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। और मैं तो इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि उन्हें सनातन के खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। सनातन के प्रति जितने भी व्यक्ति हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उनकी राजनीतिक पार्टियों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो विश्व को शांति का संदेश देता है। और ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनके भी जितने नेता हैं, निश्चित रूप से ये संत समाज, ये भारत साधु समाज मांग करता है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए। अब बात अगली खबर की। खबर रामनगर से है, जहां सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट गया है। उन्होंने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के साथ ही स्थानीय विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पंचायत एवं नगर पालिका के प्रतिनिधियों के साथ ही आम जनता ने भी पूरी तरह सहभागिता जताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि रामनगर के इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के मकसद से प्रदेश सरकार द्वारा कुछ साल पहले पीपीपी मोड पर दिया गया था, लेकिन जब से यह अस्पताल पीपीपी मोड पर दिया गया है तब से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का और भी बुरा हाल है। आज से 3 साल पहले रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय को प्राइवेट में दे दिया गया था, पीपीपी मोड पर दे दिया गया था और लगातार तब से इस हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। आए दिन मरीजों के साथ अवहेलना की जाती है। ये हॉस्पिटल केवल रेफर सेंटर बन चुका है। कभी यहाँ किसी बच्चे की मौत हो जाती है, कभी यहाँ किसी गर्भवती महिला की मौत हो जाती है और जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आती हैं उनको जो है सुबह तो कहा जाता है आपका ऑपरेशन शाम को होगा, लेकिन शाम के टाइम पर उनसे कहा जाता है कि हमारे बस की नहीं है, जच्चा और बच्चा की दोनों की जान खतरे में है, इन्हें कहीं बाहर ले जाइए, प्राइवेट में ले जाइए। और आए दिन कल भी मैं एक मामला देख रहा था यहाँ पे कि एक महिला से 2000 रुपए की मांग की गई और जब उसका ऑपरेशन किया गया तो उसका एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद बच्चे और जच्चा बच्चा दोनों की हालत बिगड़ गई और उन्हें यहाँ से कहीं अन्यत्र रेफर करना पड़ा। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग में भू स्वामित्व सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आमरण अनशन एसडीएम एवं बीकेटीसी के सीईओ योगेंद्र सिंह के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि यदि 15 अक्टूबर तक उनकी मांगों को कार्रवाई उनकी मांगों पर नहीं की जाती है तो वो 16 अक्टूबर से पुनः आमरण अनशन शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं मंगलवार देर रात एक अनशनकारी की तबीयत खराब होने के बाद एसडीआरएफ की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किए जाने के बाद वह पुनः आंदोलन स्थल पर चले गए। केदारनाथ, आपको बता दें, केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि 15 अक्टूबर तक आपदा से प्रभावित तीर्थ पुरोहितों को भू स्वामित्व का व भवन नहीं दिए गए तो 16 अक्टूबर से पुनः आमरण अनशन करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। जय बाबा केदार। आप सबको विदित है कि आज हमारे आमरण अनशन का ये तीसरा दिन था और जब से आंदोलन किया है उसका आज 5वां दिन था। आज मुखीमठ तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब मुखीमठ के माध्यम से हमारे धरना स्थल पे आए और हमें आश्वासन दिया, लिखित रूप में आश्वासन दिया है कि 15/10/2023 तक आप हमें भूमि और भवन आवंटित करेंगे। और साथ ही साथ हमने भी अल्टीमेटम दिया है, यदि आप 15/10/2000 अक्टूबर तक हमें भूमि एवं भू स्वामित्व और भवन नहीं देते हैं तो हम भी 16 तारीख से फिर आमरण अनशन शुरू करेंगे। यदि हमारे मांगे पूरे नहीं हुई तो हमारा सीधा आमरण अनशन इसी स्थान पे फिर हमारा शुरू हो जाएगा। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। और खबरों के बीच सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी मैं देख रहा हूं दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, इतने लोग यहां पे आए हुए हैं। आप अपना समय निकाल के इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पे आए। सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बेहद खुशी है कि पंचशील विहार और खिड़की एक्सटेंशन की कॉलोनियों के अंदर सारी सड़कें बना दी गई हैं। पहले बहुत बुरा हाल था, ना सड़कें थी, ना सीवर था, ना पानी की पाइपलाइन थी। अभी सारी सड़कें बन गई हैं, थोड़ा सा पोर्शन बचा है, बस वो भी अगले 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और सारे पूरे खिड़की एक्सटेंशन में और पंचशील विहार में पानी की पाइपलाइन भी डाल दी गई है, सीवर की पाइपलाइन भी डाल दी गई है और गैस की पाइपलाइन भी डाल दी गई है। मैं आपको अपने अनुभव से एक कहानी सुनाना चाहता हूं। नवंबर 2012 में हमने अपनी पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। उसके बाद 2013 में हम दिल्ली के कोने कोने में, जनता ये तो जानती थी कि भाई एक अरविंद केजरीवाल है, अन्ना हजारे के साथ उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ा था, लेकिन नई नई पार्टी थी, ना पार्टी का नाम सुना था। हमने आम आदमी पार्टी के नाम से रजिस्टर कराई, झाड़ू चुनाव चिन्ह लिया, गली गली में खूब पद यात्रा करते थे। हम गली गली में जाते थे, पूरी कॉलोनी में, दिल्ली के एक एक कोने में मैं गया हूं, एक एक कोने में मैंने जाके पद यात्रा निकाली। और तब मैं दिल्ली को समझा कि कैसे इतनी कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली में, इतनी कच्ची कॉलोनियां हैं, सड़कें टूटी पड़ी थी, सड़कों के नाम पे कुछ भी नहीं था। बारिशों के दिनों में
नरक बन जाती थी जिंदगी। एक तरह से एक जगह मैं जब गया तो वहां पे कुछ लोग मेरे को एक आदमी अपने घर ले गया, चाय वाय पिलाई, फिर बोला जी देखो आप कितना बुरा हाल है, कितना कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है चारों तरफ, घर से बाहर नहीं निकल सकते। कहता है रिश्तेदार नहीं आते हमारे मिलने के लिए दिल्ली। कहते हैं तुम्हारी दिल्ली तो बिल्कुल ही खराब है, बाहर से जितने आते थे। कहता है बच्ची है, बच्ची के रिश्ते वाले नहीं, बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे नरक में रह रहे हैं। तब मैंने सोचा था कि अगर दिल्ली वालों ने मेरे को मौका दिया तो सबसे पहले दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करूंगा मैं। और दोस्तों तब से मैं लग गया। आज तक दिल्ली के जितनी कच्ची कॉलोनी में लोग रह रहे हैं उनके साथ केवल और केवल राजनीति हुई है। नेता आते थे, कहते थे तुम्हारी तो कच्ची कॉलोनी है, और पल्ला झाड़ के चले जाते थे। यहां भी मेरे को बताया गया पहले प्राइवेट सीवर होता था, वो चौक हो जाता था, लोग पैसे इकट्ठे करके 15-15 दिन तक चौक रहता था, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता था, लोग पैसे इकट्ठे करके उसको किसी तरह से ठीक कराते थे। पानी की पाइपलाइन नहीं थी, पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और सड़क तो थी ही नहीं यहाँ पे, इतना बुरा हाल था। मैं आपको बता दूं, जब से मैंने सरकार संभाली है, हमारी सरकार दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियां हैं, 1800 मान लो, मोटी मोटी 1800 कच्ची कॉलोनियां हैं। हमारी सरकार बनने के पहले 70 साल में, आजादी के 70 साल में केवल 250 कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनी थी, और पिछले 7 साल में मेरी सरकार में मैंने 850 और नई कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो अपनी कार्यों को लेकर बातें कर रहे थे। पंचशील विहार पहुंचे हुए थे, जहां कच्ची कॉलोनियों और सड़कों को लेकर जो निर्माण हुए हैं उसको लेकर अपनी पार्टी और अपने द्वारा दिए सौगात की बात कर रहे थे। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।